हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने के वाक़े में 3 अफराद हलाक। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में इतवार की शाम गरज चमक के साथ शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में 3 अफराद बिजली गिरने से हलाक हो गए। जिले विकाराबाद के यला मंडल में खेत में काम करने वाले 3 अफराद की बिजली गिरने से मौत हो गई, जिनकी शनाख्त वेंकटैया, श्रीनिवास और लक्ष्मैया के तौर पर की गई है। विकाराबाद जिले के अलावा सिद्दीपेट, मेदक, करीमनगर और दीगर मुकामात पर तेज हवाओं की वजह से दरख्त और बरखी के खंभे उखड़ गए, जिसकी वजह से कई मुकामात पर बरखी सरबराही में रुकावट पैदा हो गई। गैर मौसमी बारिश की वजह से कई अजला में धान और आम की फसल को नुकसान पहुंचा। हैदराबाद के कई इलाकों में भी इतवार की शाम बारिश हुई, जबकि शहर में भी मुतला अबर आलूद था। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने कहा कि रियासत में आइंदा 5 दिनों के दौरान गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। यह हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी। महकमे मौसमियात ने कहा कि अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत में बास मुकामात पर हल्की औसत बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में बास मुकामात पर बारिश हुई। मक्का मस्जिद धमाका केस की दोबारा तहकीकात नागुज़ीर, वज़ीर आला तेलंगाना से NGO और कायदीन का मुतालबा। शहर हैदराबाद के चंद NGOs और कायदीन और कारकुनों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया है कि वो मक्का मस्जिद बम धमाका केस की तहकीकात के दोबारा आगाज़ को यकीनी बनाएं। मक्का मस्जिद बम धमाका सानहा की 17वीं बरसी के मौके पर भास्कर राव कमीशन की रिपोर्ट को तेलंगाना असेंबली में पेश करने का मुतालबा किया गया। एक बयान में कारकुनों ने कहा कि 17 साल पहले 18 मई को मक्का मस्जिद पर दहशतगर्दाना हमला हुआ था, जिसमें 9 अफराद हलाक और 58 अफराद जख्मी हो गए थे। ये सानहा यहीं ख़त्म नहीं हुआ था कि पुलिस ने धमाके के फौरी बाद वहां जमा मुश्तइल हुजूम पर फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में मजीद 5 अफराद हलाक हो गए थे। इस सिलसिले में हुसैन आलम पुलिस ने 2 मुकदमा दर्ज किए थे और तकरीबन 1 साल बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने 5 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। NGOs के कारकुनों ने इस केस से निपटने में NIA के किरदार और अज़्म पर संगीन सवालात उठाते हुए कहा कि वज़ारत दाखिला ने दहशतगर्दी से निपटने में BJP हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी खामियों से पुर है, इसलिए आज तक इस मामले पर तवज्जो नहीं दी है। NGOs के कारकुनों ने वज़ीर आला से अपील की है कि वो इस मुकदमे की असर-ए-नौ तहकीकात करवाते हुए इंसाफ को यकीनी बनाएं। शादी की शॉपिंग के बाद हैदराबाद से अनंतपुर रवाना होने वाले एक ही खानदान के 6 अफराद हलाक, मरने वालों में होने वाला दूल्हा भी शामिल। हैदराबाद में शादी की शॉपिंग के बाद आंध्र प्रदेश के अनंतपुर शहर रवाना होने वाला खानदान खौफनाक सड़क हादसे का शिकार हो गया। इस सड़क हादसे में होने वाले दूल्हे के बशमूल 6 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल है। यह हादसा हफ्ते की सुबह जिले के गोती इलाके के कौमी शाहरा नंबर 44 पर उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और एक कार डिवाइडर से टकरा गई। बाद ये कार लारी से टकरा गई। इस हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद हलाक हो गए, जिनकी शनाख्त 58 साला अली साहब, 28 साला शेख फिरोज बादशाह होने वाला दूल्हा, 38 साला जाहिदा और उनके 2 बच्चे, 6 साला मोहम्मद अयान, 4 साला अमान और 40 साला रिहाना बेगम की हैसियत से हुई है। पुलिस ने बताया कि अनंतपुर के रानी नगर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला यह खानदान मतूफ़ी फेरोज की शादी के लिए हैदराबाद में शादी की शॉपिंग के बाद वापस हो रहा था कि यह हादसा पेश आया। ये शादी 27 मई को मुकर्रर थी। शादी की शॉपिंग के लिए 2 कारों में 15 अफराद हैदराबाद को जुमे को आए थे। जुमे की रात 10 बजे शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद अनंतपुर वापस हो रहे थे कि दरमियान में बारिश हुई, जिस पर एक कार को रोक दिया गया, जबकि दूसरी कार बगैर रुके आगे बढ़ गई, जो हादसे का शिकार हो गई। कार में सफर करने वाले 7 के मिनजुमला 6 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि एक जख्मी दवाखाने में जेर इलाज है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। समझा जाता है कि ड्राइवर हालत नींद में था, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। तेलंगाना के अजला में अवामी निज़ाम तकसीम के 280 कुंटल चावल जब्त। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में पुलिस ने अवामी निज़ाम तकसीम के चावल जब्त किए, जो गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जा रहे थे। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने जिले के जहीराबाद मंडल में गाड़ियों की तलाशी ली। उन्होंने पाया कि 280 कुंटल राशन चावल एक लारी में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस को पता चला है कि यह चावल सिकंदराबाद से गुजरात ले जाया जा रहा है। पुलिस ने चावल को जब्त कर लिया और 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने चावल की गैर कानूनी मुंतकिली के वाक़यात को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए हैं, जिसके लिए चेक पोस्टों पर निगरानी में भी इजाफा कर दिया गया है। व्हाट्सएप पर 3 तलाक देने वाला शौहर अदालती तहवील में। तेलंगाना के आदिलाबाद शहर में 3 तलाक का पहला केस दर्ज। तेलंगाना के आदिलाबाद वुमेन्स पुलिस स्टेशन के CI G श्रीनिवास ने बताया कि आदिलाबाद मुस्तकिर के KRK कॉलोनी के अब्दुल लतीफ़, जिसने अपनी बीवी को 3 तलाक देने का ऐलान किया था, को रिमांड पर ले लिया गया है। वाज़ेह हो कि 3 तलाक कानून के नाफिज होने के बाद हफ्ते को ज़िले आदिलाबाद में 3 तलाक का पहला मामला दर्ज हुआ है। अपनी बीवी को हिरासत करने के अलावा अब्दुल लतीफ़ ने 1 साल से भी कम अरसे पहले दूसरी शादी की थी और इस महीने की 11 तारीख को इसने व्हाट्सएप पर अपनी पहली बीवी को 3 तलाक का सूती पैगाम भेजा था। पहली बीवी, जिसका नाम यास्मीन बताया गया है, ने पुलिस से रुजू किया और हफ्ते को केस दर्ज किया गया। वुमेन्स पुलिस स्टेशन के CI ने कहा कि मुलजिम को इतवार को आदिलाबाद JFCM कोर्ट के जज सिरवर मंजुला के सामने पेश किया गया और इसे 14 दिन के अदालती तहवील में भेजा गया। अतीक को पहली बीवी से 2 बेटियां हैं।
हैदराबाद के कई खाने के मुकामात पर फूड सेफ्टी की खिलाफ वर्जी, कई ग़िज़ाई अशिया तलफ। सिया चुकंदर की भारी मिकदार से मिला हुआ मैदा, एक्सपायर्ड डेट या बगैर लेबल की ग़िज़ाई अशिया, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर फूड हैंडलर्स शहर हैदराबाद में खाने के उन चंद आला मुकामात में शामिल हैं जहां फूड सेफ्टी कवायद की सरीहन खिलाफ वर्जी की जाती है। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी तेलंगाना की टास्क फोर्स टीम ने अपनी मुहिम को जारी रखते हुए गैर सेहतमंदाना हालात, जखीरा के गलत तरीके और दीगर कई खिलाफ वर्जियों को पाया है। शहर के लकड़ी के पुल इलाके में टीम ने रायलसीमा रोचुलू के मुआयने के दौरान मैदे में सिया चुकंदर की भारी मिकदार पाई। टीम ने यहाँ 20 किलो मैदा और 2 किलो इमली को सील कर दिया जिनमें कीड़े पाए गए। टास्क फोर्स टीम ने एक्सपायर्ड अमूल गोल्ड दूध को पाया जिसे तलब कर दिया गया। फूड इंस्पेक्टर्स ने 16,000 रुपए मालियत के गोली सोडा की 168 बोतलों को जब्त कर लिया। इन बोतलों में मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दर्ज नहीं था। टीम ने गैर लेबल के काजू और जवार की रोटी जिनकी मालियत 11,000 रुपए बताई है, इनको भी तलब कर दिया। टीम ने वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में ग़िज़ाई अशिया को एक साथ रखे हुए पाया और टीम ने किचन एरिया और बंद नालियां और खुली खिड़कियां जैसे हिफ्ज़ान सेहत जैसे मसाइल को पाया। खैरताबाद के कामत होटल में भी फूड इंस्पेक्टर्स ने गैर लेबल के नूडल्स और चाय पत्ती के पैकेट्स जिनकी मालियत 25,000 रुपए बताई गई है को जब्त कर लिया। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर फूड हैंडलर्स, हेयर कैप्स और दस्ताने पाए गए। हैदराबाद में 24 घंटे के अंदर वाटर टैंकर की फराहमी, मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर वर्क्स सुदर्शन रेड्डी का बयान। हैदराबाद मेट्रो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि शहर हैदराबाद में वाटर टैंकर को बुक करने के 24 घंटे के अंदर पानी सरबराह किया जा रहा है। उन्होंने खैरताबाद में वाक़ बोर्ड के दफ्तर में आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में जारी मौसम गर्मा में पानी की खासी तलबी देखी गई। गुज़िश्ता साल नाकाफ़ी बारिश की वजह से हैदराबाद में ज़ेर ज़मीन सतह आब में काफ़ी कमी हुई है, जिसकी वजह से जारी मौसम गर्मा में फरवरी के महीने से ही पानी की तलब में इजाफा देखा गया। हैदराबाद के जो मकीन बोरवेल पर मुनहसिर थे, इन्हें इस मरतबा हैदराबाद मेट्रो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पर मुनहसिर होना पड़ा, इसलिए इस मरतबा पानी के टैंकर्स की तलब में भी इजाफा हुआ। शहर के कई इलाकों में 30,000 से ज़्यादा अफराद पानी के टैंकर पर ही मुनहसिर रहे। सारिफिन की जानिब से ज़्यादा तलब की वजह से रोज़ाना वाटर टैंकर की सरबराही में मुश्किलात पेश आई। वाटर टैंकर को बुक करने के 2-3 दिन बाद पानी सरबराह किया जाता था, लेकिन वाटर वर्क से ओहदेदारों और अमले की मुत्तहदा जिद्दोजहद की वजह से 24 घंटे के अंदर पानी सरबराह किया जा रहा है। हुकूमत तेलंगाना के मुखफ़िफ को टीएस के बजाय टीजी करने की हिदायत हुई जारी। टीजी अब तमाम सरकारी उमूर पर होगा लागू। ज़िले कलेक्टर आदिलाबाद राजू ऋषि शाह ने एक सहाफ़ती एलामिया जारी करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना के मुखफ़िफ को टीएस के बजाय टीजी करने की हिदायत जारी की है। इस मौके पर ज़िले कलेक्टर ने कहा कि जियोस, नोटिफिकेशन, रिपोर्ट्स और लेटर हेड्स में टीजी का इस्तेमाल किया जाए और तमाम सरकारी महकमे, तंजीमें और खुद मुख्तार महकमे इस पर अमल करें। कलेक्टर ने कहा कि टीजी रोल जो अब तक तेलंगाना में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन तक महदूद था, अब रियासत भर के तमाम सरकारी उमूर पर लागू होगा, क्योंकि हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी किया है जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया है। उन्होंने बताया कि चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की हिदायत के मुताबिक सरकारी तौर पर टीएस को टीजी में तब्दील करने की आखिरी तारीख 30 में है और ये रियासत के तमाम पब्लिक सेक्टर इदारों पर लागू होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि टीजी मुखफ़िफ की इस्तिलाह इसके बाद तमाम किस्म के इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ात और वेबसाइट्स के साथ रिपोर्ट्स में इस्तेमाल की जानी चाहिए। चूँकि मरकज़ी हुकूमत ने सरकारी तौर पर टीजी के मुखफ़िफ को तस्लीम किया है, इसलिए चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के जरिए जारी करदा अहकामात में कहा गया है कि मुतल्लिक़ा महकमे के सेक्रेटरियों और HOD को तमाम महकमों में इस तब्दीली के निफाज की निगरानी करनी चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुखफ़िफ टीजी अब से सरकारी तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए और तमाम सरकारी एजेंसियों और रियासत के खुद मुख्तार इदारों को इस तब्दीली को लेटर हेड्स, रिपोर्ट्स, नोटिफिकेशन, नाम बोर्ड, वेबसाइट्स और दीगर तमाम इस्तेमाल की शक्लों में लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके साथ अब से TSPSC यानी तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और TSRTC यानी तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वगैरह के नामों को TGPSC और TGRTC करने का फैसला किया गया है। ये वाज़ेह किया गया है कि टीजी का मुखफ़िफ हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों और महकमों के साथ साथ मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान होने वाले मामलात में दाखिली खत और किताबत यानी जवाबात में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। TSS PDCL का नाम तब्दील। जनाब मुशर्रफ फारूकी सदरनशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड ने अपने एक नोटिफिकेशन में बताया कि रियासत तेलंगाना के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मुखफ़िफ TS को तब्दील करते हुए हुकूमत तेलंगाना ने TG इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसे हुकूमत हिंद ने मंजूरी दे दी है। चुनाचे महकमे बरक़ी की जानिब से भी अब TS की जगह TG इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाचे साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड के मुखफ़िफ यानी TSS PDCL की जगह अब TGS PDCL इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने महकमे बरक़ी के तमाम चीफ जनरल मैनेजर्स, ज्वाइंट सेक्रेटरीज, सुपरिटेंडेंट्स, इंजीनियर्स को हिदायत दी है कि वो अब हर जगह TSS PDCL की जगह TGS PDCL इस्तेमाल करें। लोगों में भी नाम को तब्दील कर दिया गया है। आप 10 साल से हुकूमत में थे, POK को हिंदुस्तान में मिलाने से किसने रोका था? संजय राउत का सवाल। शिवसेना UBD के लीडर संजय राउत ने वज़ीर दाखिला अमित शाह और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के POK को हिंदुस्तान में मिलाने के हवाले से दिए गए बयान पर सख्त सवाल किया है। उन्होंने पूछा कि गुज़िश्ता 10 सालों से मरकज़ में आपकी हुकूमत है, आपको POK को हिंदुस्तान में मिलाने से किसने रोका था? वाज़ेह है कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इंतखाबी रैली के दौरान ये बयान दिया है कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा मुल्क के वज़ीर आज़म बनते हैं तो POK हिंदुस्तान में होगा।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक संजय राउत ने कहा, पहले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ने कहा कि पीओके को हिंदुस्तान में मिलाया जाएगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इन्हें पिछले 10 सालों में ऐसा करने से किसने रोका। राउत ने कहा, पीओके का मसला पालघर या वसई यानी मुंबई से मुत्तसिल 2 शहर में उठाने के बजाय बीजेपी को श्रीनगर में उठाना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि पीओके के बारे में बात करने के लिए यह सही जगह नहीं है। यह मसला अमित शाह ने पालघर में और योगी आदित्यनाथ ने वसी में उठाया है। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी ने अपनी एक रैली में ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान को चूड़ियां पहनने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन असल सवाल कहां है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ को हलफबर्दारी के लिए मदऊ किया था और ये पीएम मोदी ही थे जो अचानक पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तानी वजीर आजम को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद दी और केक काटा था। पतंजलि की सोन पापड़ी टेस्ट में फेल, 3 अफराद को सजा। बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुसलसल मुश्किलात का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने गुमराहकुन इश्तिहारात पर पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब उत्तराखंड के पतुरागढ़ से बुरी खबर आई है। पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल हो गई है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 लोगों को 6 महीने कैद की सजा सुनाई है। तीनों पर जुर्माना भी आयद किया गया है। सारा मामला 2019 से जुड़ा हुआ है। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर ने पथुरागढ़ के बेरीनाग इलाके में वाक़ लीलाधर पाठक की दुकान से नमूने लिए थे। पतंजलि नवरत्ना इलायची सोन पापड़ी को लेकर शिकायत सामने आई थी। दुकानदार के साथ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया गया। दिसंबर 2020 में उधम सिंह नगर की लेबोरेटरी में जांच की गई, जिसमें सोन पापड़ी को नाकिस मियार का पाया गया। इसके बाद दुकान के मालिक लीलाधर पाठक, डिस्ट्रीब्यूटर अजय जोशी और पतंजलि के असिस्टेंट मैनेजर अभिषेक कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। शेयर बाजार 20 मई को बंद रहेगा। लोकसभा इंतखाबात की वजह से तिजारती तातील। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए 20 मई यानी पीर को मुंबई में वोटिंग की वजह से स्टॉक मार्केट बंद रहेगी। अब स्टॉक मार्केट में मंगल को कारोबार होगा। इतवार और पीर को स्टॉक मार्केट बंद रहेगी। 8 अप्रैल को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ने मुंबई में 20 मई को होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए वोटिंग की वजह से स्टॉक मार्केट के लिए छुट्टी का ऐलान किया था। NSE ने जारी करदा सर्कुलर में कहा था कि पार्लियामानी इंतखाबात की वजह से मुंबई में तिजारती तातील होगी। NSE ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के वोटिंग के दिन 20 मई को मुंबई में स्टॉक मार्केट में कोई तिजारत नहीं होगी। यह फैसला निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 25 के तहत इंतखाबात में शहरियों की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। जनूबी तमिलनाडु में शदीद बारिश, कन्याकुमारी में डैमों की हो रही है निगरानी। जनूबी तमिलनाडु के इलाकों में इन दिनों शदीद बारिश से लोग परेशान हैं। इस दौरान कन्याकुमारी जिले में डैमों की निगरानी की जा रही है। फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट भी किसी भी मुमकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार है। कन्याकुमारी के जिले फायर ऑफिसर सत्य कुमार ने IANS को बताया, महकमा सैलाब की सूरत में किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। सत्य कुमार ने लोगों से अपील की है कि वो आबी ज़खायर के करीब ना जाएं। इसके अलावा उन्होंने बिजली खराब होने की सूरत में भी अलर्ट रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि लोग बिजली की खराबी के बारे में फौरी तौर पर मुकामी बिजली के दफ्तर को मुतल्ला करें और फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज को भी आगाह करें। कन्याकुमारी जिले में 9 डैमों की मुसलसल निगरानी की जा रही है। अगर इन डैमों में पानी का बहाव बढ़ता है तो कुछ डैमों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। महकमा मौसमियात ने लोगों से कहा है कि वो मौसम की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से महकमे की तरफ से दी गई हिदायत पर अमल करें। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे पर वज़ीर आज़म मोदी समेत आलमी लीडरान का इजहार अफसोस। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की जान उस वक्त खतर में पड़ गई जब उनको ले जाने वाले हेलीकॉप्टर को अचानक से हार्ड लैंडिंग की जरूरत पेश आ गई। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी और मौसम की खराबी की वजह से गैर मुनासिब जगह पर एमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस दौरान सदर के काफिले से राब्ता मुनक़ता होने की भी खबरें सामने आ गई हैं और करीब 5 घंटे बाद भी इनसे राब्ता नहीं हो सका है। मौसम इंतहाई ख़राब है। रेस्क्यू टीम को पहुंचने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तेहरान में ईरानी सदर की जान की हिफाजत के लिए दुआया मजलिस भी शुरू हो चुकी है। ईरानी सदर के साथ पेश आए इस हादसे पर आलमी बरादरी के रहनुमाओं ने तशवीश का इजहार किया है। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और उनके जल्द सेहतयाब की तमन्ना की है। वज़ीर आज़म ने एक्स पर लिखा कि ईरानी सदर के साथ पेश आए इस हादसे की खबर सुनकर निहायत अफसोस हुआ। गम की इस घड़ी में हम ईरानी सदर और ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। उम्मीद है कि वो जल्द बेहतर हो जाएं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, हादसे के मुकाम का पता लगाने फौजी टीमें सरगर्म। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। इब्राहिम रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे थे इतवार को हार्ड लैंडिंग का शिकार हो गया। मुकामी मीडिया ने इस बात की इत्तला दी। खराब मौसम इस वाक़े की वजह मालूम हुई है। ईरान के सरकारी प्रेस टीवी ने कहा कि इमदादी टीमें जाए हादसे का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में वीडियो जारी कर दी गई है। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि रईसी ईरान के मशरक़ी आज़रबाईजान सूबे में सफर कर रहे थे। ये वाक़या ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से 600
किलोमीटर शुमाल मगरिब में वाक़ है। मीडिया ने बताया कि मशरिक़ी अज़रबैजान के गवर्नर आयतुल्लाह अल हाशिम और ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हियान हेलीकॉप्टर में सवार थे। बताया जाता है कि रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे थे वो गिरकर तबाह हो गया। मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के काफिले में मौजूद हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। बताया जाता है कि तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई है। रईसी ने इतवार की सुबह अज़रबैजान में अज़रबैजान के सदर अल्हम अलीफ के साथ मिलकर डैम का इफ्तिताह किया। दोनों ममालिक ने मुश्तरका तौर पर दरियाए अरास पर 3 डैम बनाए हैं। रईसी ने 2021 के सदारत इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, तहम टर्न आउट इस्लामी जमहूरिया की तारीख में सबसे कम रहा। इसराइल और अमेरिका में गजा जंगबंदी के हक में मुजाहरा। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में हुकूमत के खिलाफ हज़ारों अफराद ने मुजाहरा किया और गजा में जंगबंदी और इसराइली मग़वियों को जिंदा वापस लाने का मुतालबा किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तेल अवीव में किए गए मुजाहरे में ख़वातीन की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश के दौरान फोर्सेस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन का कहना था कि इसराइली पुलिस तशद्दुद की अलामत है और इंतशार फैला रही है। दूसरी जानिब अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में भी फ़लस्तीनियों की हिमायत और गजा में जंगबंदी के हक में मुजाहरा किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुजाहरे में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने फ़लस्तीन के हक में बैनर्स भी उठा रखे थे। बाज़ार है कि 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 35,000 से तजावुज़ कर चुकी है। अहम ऐलान, उम्रा परमिट का इजरा जुमा 24 में से बंद होगा। वज़ारत हज उम्रा ने कहा। उम्रे से मुताल्लिक़ वज़ारत ने एक ऐलान जारी किया है जिसे खुसूसी तौर पर मुकामी आज़मीन को नोट करना चाहिए। सऊदी वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि 16 ज़ुल्क़अदा के मुताबिक जुमा 24 मई 2024 से उम्रा परमिट का इजरा बंद किया जाएगा, जिसका सिलसिला 20 ज़ुल्हिज्जा तक जारी रहेगा। वज़ारत का कहना है कि सिर्फ हज परमिट रखने वालों को ही मक्का जाने की इजाज़त होगी। आकाश अखबार के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा की जानिब से हज सीज़न के हवाले से आज़मीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए अंदरूनी मुमलिकत से मक्का मुकर्रमा आने वालों के लिए परमिट लाज़मी करार दिया गया है। परमिट के बगैर सिर्फ वो गैर मुल्की इन दिनों मक्का मुकर्रमा जा सकते हैं जिनका इक़ामा मक्का मुकर्रमा शहर से जारी किया गया है। वाज़ेह है इस साल हज इंतजामात के तहत वज़ारत दाखिला की जानिब से पहले ही इस बात का ऐलान किया जा चुका है कि बगैर परमिट के जो भी मशायर मुक़द्दसा मक्का मुकर्रमा हरमैन रेलवे स्टेशन मक्के के दिगर इलाकों या हज के मुकामात पर मौजूद होगा, इस पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।